Dear students, Assalamu alaikum. My name is Professor Abdul Ghafoor and I am your physics tutor. Dear students, आज हम डीजे गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के फिजिक्स के पेपर में आने वाले MCQ को डिस्कस करेंगे और आज की वीडियो में हम पहली 17 MCQ को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं MCQs। पहला MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ लेंथ। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। अगर हम पहले ऑप्शन को देखें तो एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है, यानी ये लेंथ का यूनिट है। जबकि माइक्रोन जो है वो 10⁻⁻6 मीटर होता है और लाइट ईयर अप्रॉक्सीमेटली 9.4 × 10⁻15 मीटर के इक्वल होती है, यानी लाइट एक ईयर में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसके इक्वल है। ये भी लेंथ का यूनिट है। तो हमसे कहा गया कि विच वन इज़ नॉट। तो जब नॉट की बात आ गई तो इसका मतलब एक ही यूनिट रह गया, रेडियन, जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है। तो करेक्ट आंसर इज रेडियन। नेक्स्ट MCQ नंबर 2, नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिटरमाइंस। अगर हमें न्यूटन्स का सेकंड लॉ याद हो तो न्यूटन कहता है कि जब भी किसी बॉडी पर नेट फोर्स एक्ट करती है तो वो लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। तो सिंपली अब हमें मालूम है कि अगर किसी बॉडी पर नेट टॉर्क एक्ट करेगा तो उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो करेक्ट आंसर इज एंगुलर एक्सेलरेशन। MCQ नंबर 3, द डायमेंशंस ऑफ फॉलोइंग पेयर आर नॉट द सेम। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें ये पहचानना है कि किस पेयर की डायमेंशन सेम नहीं है। तो वर्क और एनर्जी एक ही फिजिकल क्वांटिटी है, वर्क और टॉर्क फिजिकल क्वांटिटी तो डिफरेंट है, लेकिन दोनों की डायमेंशंस सेम है। वर्क भी जूल यानी न्यूटन मीटर होता है और टॉर्क भी न्यूटन मीटर होता है, ठीक है ना। जबकि मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी को कहते हैं, जबकि इम्पल्स जो है वो चेंज ऑफ मोमेंटम को कहा जाता है, या द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम इम्पैक्ट जो बॉडी के बीच में है उसको कहा जाता है। तो चेंज ऑफ मोमेंटम यानी मोमेंटम का ही डायमेंशन होगी। तो मोमेंटम और इम्पल्स की डायमेंशन भी सेम होती है, क्योंकि मोमेंटम का फार्मूला और इम्पल्स का फार्मूला एक तरह से सेम है। मोमेंटम में सिर्फ हम पर्टिकुलर बॉडी का मोमेंटम निकालते हैं, जबकि इम्पल्स में हम उस बॉडी के अंदर आने वाले चेंज ऑफ मोमेंटम को फाइंड करते हैं। जबकि आखिरी ऑप्शन में अगर आप देखें तो मास की डायमेंशन मुझे पता है m होती है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होता है mr² के, यानी इसकी डायमेंशन बन गई ml²। तो इन दोनों की डायमेंशन डिफरेंट है। मास जो है वो लीनियर इनर्शिया होता है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम रोटेशनल इनर्शिया भी कहते हैं। तो नाम से हमें ऐसा लग रहा है कि इनर्शिया दोनों हैं, लेकिन दोनों की जो डायमेंशंस है वो डिफरेंट है। तो करेक्ट आंसर हो गया मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। MCQ नंबर 4, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच रेंज एंड मैक्सिमम हाइट बिकम्स इक्वल एज। तो हमें वैसे तो इसके 3 MCQ बन सकते हैं। एक तो एंगल पूछा जाता है जिसके ऊपर रेंज और हाइट इक्वल हो, वो 76 एंगल है। ये भी आपको मेमोराइज़ करना है। अभी देखते हैं हम ये कैसे आता है। और सिमिलरली टेंजेंट थीटा की वैल्यू पूछी जाती है तो 4 के इक्वल होती है, तो उसके हिसाब से तो हमें आंसर मिल गया। लेकिन ये आया कैसे, तो इसकी छोटा सा शॉर्टकट में डेरिवेशन हम देखते हैं कि H और R किस कंडीशन पे बराबर होंगे। तो H का फार्मूला मैंने यहाँ रख दिया और R का फार्मूला मैंने यहाँ पुट कर दिया। G से G कैंसिल हो गया, V0² से V0² कैंसिल आउट हो गया। जबकि साइन 2 थीटा में पता होता है 2 sin थीटा cos थीटा के इक्वल होता है। तो 2 को हम वहाँ ले गए, साइन से स्क्वायर कैंसिल कर दिया और इसको अरेंज किया तो ये बन गया sin थीटा अपॉन cos थीटा, जो कि टेंजेंट थीटा के बराबर है। मतलब टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई 4। तो ये एक MCQ भी बन सकती है, लेकिन यहाँ हमसे एंगल पूछा है तो सिंपली हमने टेंजेंट को वहाँ ले गए, तो ये हो गया टेंजेंट इनवर्स। तो ये करेक्ट आंसर हमारा बन गया थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4। MCQ नंबर 5, द फोर्स फॉर विच वर्क डन इज 0। वो कौन सी फोर्स है इन 4 में से जिसका वर्क डन 0 होगा। तो ये जो शुरू की 3 फोर्सेस हैं, इनमें से 2 फोर्सेस की वजह से एनर्जी स्टोर होती है, यानी वर्क डन होता है, और फ्रिक्शन के अगेंस्ट में हीट प्रोड्यूस होती है, तो इसके भी अगेंस्ट में वर्क डन होता है। लेकिन अगर हम सेंटीपिटल फोर्स को देखें कि एक सर्कल में बॉडी मूव कर रही है तो उसकी सेंटीपिटल फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होती है, जबकि इस पर जो टेंजेंशियल वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट वो इस पर परपेंडिकुलर होती है। जबकि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा सेम होती है।
तो इसका मतलब ये हो कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में जो एंगल है वो है 90 डिग्री। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज 0। तो करेक्ट आंसर हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। नाउ MCQ नंबर 6, द एवरेज पावर and instantaneous power becomes equal if work done at any rate, at variable rate, at uniform rate, at high rate। तो हमें पता है कि इंस्टेंटेनियस कोई भी वैल्यू हो, अगर वो एवरेज के बराबर हो जाए या एवरेज किसी भी इंस्टेंटेनियस के आप निकालें और वो सेम हो जाए, ऐसा कब होगा? जब वो चीज़ यूनिफॉर्म होगी। यानी आप एक नंबर लें, कोई भी नंबर ऐसा लें जो सिंपल यूनिफॉर्म हो, यानी 10, 10 और 10, तो उसका आप जब एवरेज निकालेंगे तो वो 10 ही आएगा, और जब उसके इंस्टेंट पर वैल्यू देखेंगे हर इंस्टेंट पर तो वो 10 ही होगी। इसका मतलब है कि एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर उसी सूरत में बराबर होती हैं जब रेट जो है वो यूनिफॉर्म। ये वेलोसिटी के लिए भी वैलिड है और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए ये स्टेटमेंट वैलिड है। नाउ MCQ नंबर 7, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव सेम मोमेंटम, which of them have highest kinetic energy। अब ऑप्शन तो हमें दिए हुए हैं, सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए कि सबसे लाइटर पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, उससे हैवी प्रोटॉन है, उससे स्लाइटली हैवी न्यूट्रॉन है और उससे हैवी अल्फा पार्टिकल है। तो पहले हमें देखना होगा व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो हमारा बेसिक काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। अगर मैं इस फार्मूले को मल्टीप्लाई करूँ m से और डिवाइड भी करूँ m से, तो कुछ कंडीशन ऐसे आ जाएगी। अब हम m और v का जो स्क्वायर है, दोनों पे स्क्वायर है, तो इसको मोमेंटम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो रिलेशन हमें पता चल गया कि काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ अगर मोमेंटम कांस्टेंट हो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे आप मास को कम करते जाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो इन चार पार्टिकल में से जिस भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो द करेक्ट आंसर, सबसे छोटा पार्टिकल लाइटेस्ट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। MCQ नंबर 8, स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, एनर्जी या पावर। तो आइए ज़रा एक्स एक्सिस पर टाइम लेते हैं और वाई एक्सिस पे वर्क डन ले लेते हैं और किसी भी एक ग्राफ को एक पर्टिकुलर एंगल पर ड्रॉ कर लेते हैं। यानी ये बन गया वर्क टाइम ग्राफ। अब अगर आप इस लाइन का स्लोप निकालें, स्लोप निकालने का आसान तरीका ये होता है कि जो y पे वैल्यू है उसको डिवाइड कर दें x की वैल्यू का, जैसे कि फिर मैथमेटिक्स में हम डेल्टा y अपॉन डेल्टा x को स्लोप कहते हैं। तो चेंज इन y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन x एक्सिस इज इक्वल टू स्लोप। तो यहाँ हमारे पास w अपॉन t है और हमें मालूम है कि w अपॉन t जो है वो पावर होता है। तो करेक्ट आंसर इज पावर। MCQ number 9, when a body is whirled in a horizontal circle by means of string, the centripetal force is provided by। तो जब भी किसी बॉडी को आप हॉरिजॉन्टल सर्कल में विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग मूव करवाएंगे तो उसकी वजह है, उसके सर्कुलर मोशन की वजह है उस स्ट्रिंग में टेंशन। तो सेंट्रिपेटल फोर्स यहाँ कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो है टेंशन इन स्ट्रिंग। MCQ number 10, the circumference of a circle subtended at angle। पूरे circumference का मतलब ये होता है कि एक पूरा complete rotation, और पूरे complete rotation का एंगल कितना होता है? इन रेडियंस, डिग्री में 360 होता है, रेडियंस में 2 पाई रेडियन। MCQ number 11, the angular speed of spin motion of the earth in radian per second is। यूनिट पे खास गौर करना है क्योंकि यहाँ अगर आप देखें तो सारे यूनिट रेडियन पर सेकंड में दिए हुए हैं। तो एंगुलर स्पीड का फार्मूला ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हम अर्थ की बात करें तो एक रोटेशन के लिए उसको चाहिए होता है 1 रेवोल्यूशन 360 डिग्री या 2 पाई, और एक रोटेशन के लिए उसको टाइम रिक्वायर्ड होता है 1 डे। तो 2 पाई अपॉन 1 डे इसका आंसर है, लेकिन चूंकि यहाँ सेकंड्स में कन्वर्ट किया हुआ है टाइम को, तो लेट्स सॉल्व इन सेकंड्स। डे में 24 आवर्स होते हैं, हर आवर में 60 मिनट्स और हर मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो ये हमने जब इसको डिवाइड किया पूरे वैल्यू को
तो इजीली हमारे पास जो आंसर आया वो है 7.3 × -5 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकंड की वजह से ऐसा किया, वरना पर डे ऊपर आंसर मौजूद है, पर आवर भी निकाल सकते हैं, लेकिन ऑप्शन चूँकि सेकंड्स में है तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। MCQ नंबर 12, फॉर अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन डैश रिमेन्स कॉन्स्टेंट। 4 ऑप्शन दिए हैं। हमें मालूम है कि ड्यूरिंग दी सिंपल हार्मोनिक मोशन टोटल एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल ऑलवेज रिमेन्स सेम। तो सिंपल हमारी डेरिवेशन से जिसको हमने प्रूफ किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन में, इसका आंसर आ गया टोटल एनर्जी। MCQ नंबर 13, अकॉर्डिंग टू लेप्लास करेक्शन प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स थ्रू एयर इज कंसिडर्ड टू बी फॉलोइंग थर्मोडायनामिक प्रोसेस। तो 4 थर्मोडायनामिक प्रोसेस हमें दिए हुए हैं। हमें मालूम है कि जो पहला फार्मूला दिया था वो न्यूटन ने दिया था, और उसने अज्यूम किया था कि ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव टेम्परेचर रिमेन सेम, यानी वो था आइसोथर्मल प्रोसेस। जबकि उसको करेक्शन किया था लेप्लास ने, और उसने अज्यूम किया था कि जब साउंड प्रोपगेट करती है एयर में तो हीट का लॉस नहीं होता ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, यानी एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो वो प्रोसेस जिसमें हीट कांस्टेंट रहती है उसको हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। MCQ नंबर 14, साइलेंस जोन टेक्स प्लेस ड्यू टू। अब यहाँ साइलेंस चूँकि साउंड के वर्ड से निकला हुआ है, तो लिहाजा साउंड में जब भी इंटरफेरेंस होगा तो या तो आपको एक वक्त में मैक्सिमम साउंड प्रोड्यूस करेगी, तो वो होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बिटवीन 2 साउंड वेव्स। और अगर साइलेंस होगा यानी साउंड प्रोड्यूस उस पॉइंट पर नहीं होगा, तो उस जोन को हम कहते हैं साइलेंस जोन। वो उसी सूरत में हो सकता है जब 2 साउंड वेव्स म्यूचुअली एक दूसरे को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करें। तो लिहाजा साइलेंस जोन कहाँ होता है, वो तो फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर होगा। MCQ नंबर 15, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स डू नॉट एग्जिबिट। अगर हम देखें तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में रिफ्लेक्शन भी होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में रिफ्रैक्शन भी होता है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव में डायफ्रैक्शन भी होता है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव पोलराइजेशन नहीं करती। पोलराइजेशन सिर्फ ट्रांसफर वेव्स में होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स डू नॉट एग्जिबिट का लफ्ज़ है, तो ये हो गया करेक्ट आंसर पोलराइजेशन। MCQ नंबर 16, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रिंज स्पेसिंग इक्वल टू। यंग डबल स्लिट की डेरिवेशन में जब हम फाइनल आंसर निकालते हैं फ्रिंज स्पेसिंग का, तो वो हमारे पास आता है L λ/d या λL/d, जिसमें लैम्डा वेवलेंथ है, L डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट है, और D डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट है। MCQ नंबर 17, इफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ लार्ज अपर्चर फेल्स टू converge the light rays incident on it to a single point, it is said to be suffer from. Options are chromatic aberration, spherical aberration, disturbance या distortion। तो अगर हमें याद हो डियर स्टूडेंट्स कि कॉन्वेक्स लेंस में जब लाइट पैरेलल पास होती हैं तो आइडियल कंडीशन में तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस होती हैं, जिसको हम फोकस बोलते हैं या प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। लेकिन रियल जो बड़े अपर्चर वाले लेंस होते हैं उनकी जो बिल्कुल कॉर्नर वाली पैरेलल लाइंस होती हैं वो ज़्यादा बैंड हो जाती हैं, और जो मिडल वाली होती हैं बहुत कम बैंड होती हैं। तो हमें यहाँ एक सिंगल पॉइंट का फोकस नहीं मिलता। इसी एरर ऑफ लेंस को हम स्फेरिकल एब्रेशन कहते हैं, और यही बात यहाँ MCQ में कही गई है। तो इसका मतलब है कि करेक्ट आंसर है स्फेरिकल एब्रेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पहले पार्ट के 17 MCQ। पार्ट 2 में हम जो बकिया रह जाने वाली MCQs हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।